ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं हमारा, आपको पता होगा कि इस टाइम हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है। ठीक है, पार्ट 9 हम कर रहे हैं इस टाइम। पार्ट 9 के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिसमें से हमने इसका पार्ट 9 जो था हमारा, जिसका मेन हेडिंग था वो था पंचायत। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद इसमें अमेंड हुआ था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट म्यूनिसिपैलिटीज का, वो हमने कल देख लिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जिसको हम बी के नाम से जानते हैं, पार्ट 9B। ठीक है, ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। ठीक, अब हमने इस पार्ट में आपको पता होगा कि किसके बारे में बात किया। देखो, जैसे कि हम पार्ट 5 में किसके बारे में बात करते थे, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। 6 में हमने पूरी स्टेट के बारे में बातें की, है ना। तो अब जो हमारा 9 पार्ट है ना, तो आपको पता लग गया होगा, ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में पार्ट है पूरा हमारा। इट मीन्स कि लोकल बॉडी हमारी कैसे काम करती है, पंचायत हमारी कैसे काम करती है। रूरल एरिया में पंचायत होती हैं, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। कल बताया था मैंने कि म्यूनिसिपैलिटीज के भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, है ना, उसको हमने कैटेगरीज में बांटा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन कहाँ होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, बिग सिटी जो होती हैं। स्मॉल सिटी में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, और बहुत सारे नोटिफाइड एरिया होते हैं, यानी कि क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हैं, बट उसको फिर भी हमारे क्या किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने उस टेरिटरी को एक प्रोविजन के तहत उन्होंने रखा हुआ है कि नोटिफाइड एरिया है, या वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। रूरल एरिया है कोई, बट अर्बन एरिया में आने की कोशिश, कोशिश का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से, देखो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारा होता है इकोनॉमी वे में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल वे में होता है, नहीं होता। एक बंदा खेती कर रहा है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, बिजनेस मीन इंडस्ट्री, किसी भी तरीके का उसने बिजनेस लगाया, उसने चप्पल बनाने का बिजनेस करा, या उसने कोई फूड फैक्ट्री खोली, किसी भी तरीके का कोई बिजनेस किया उसने, तो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। देखो, चप्पल की फैक्ट्री लगाई, मान लीजिए मैंने, मैं शूज़ बनाती हूँ, तो शूज़ मेकिंग जो फैक्ट्री है उसमें मैं पर डे कितने पेयर निकाल सकती हूँ। अगर छोटी कंपनी है तो 100 पेयर निकल जाएंगे। बहुत बड़ी जैसे बाटा, एक्शंस, जो भी आप पहनते हो ब्रांडेड, तो वो उसमें लाखों में प्रोडक्शन होता है ना। और जब लाखों पेयर डेली निकलते हैं तो बिकेंगे भी, मार्केट में उसी लेवल पे जाएंगे। तो डेली का उनका क्या होता है, बैकअप सिस्टम है पूरा तकड़े वाला। इकोनॉमी जनरेट हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है, डेली डेली प्रोडक्शन हो रहा है। बट जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, बेशक उसके पास ज़मीन ज़्यादा है, बट अगर उसने गेहूं की खेती की, क्रॉप लगाई, तो 3 से 4 महीने जाएंगे उसमें, या धान की लगाई, 3 से 4 महीने में वो हार्वेस्ट होगी पूरी, और तब उसके पास पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डे बाय डे प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रही है, बाहर जा रहा है। ऐसा तो है नहीं ना कि प्रोडक्शन करके डंप कर दिया फिर एक बार में निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सारी चीज़ें फिर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो समझ गए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है हमारा। एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट है बट ग्रेजुअली है। ठीक, इसीलिए हमने जो भी अपने प्लानिंग की थी, 5 ईयर प्लानिंग, जो हमारा कमीशन चलता था, प्लानिंग कमीशन, जो आज के टाइम में नीति आयोग है, आज के टाइम में कोई प्लानिंग नहीं होती, बट हमारी 5 ईयर प्लान चलते थे पहले। तो इंडिपेंडेंट के बाद हमने बच्चों क्या किया था कि उसी प्लान को हमने अपना बेस पॉइंट बनाया था। हमें पता था कि सब कुछ लूट खसोट के चले गए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे पास हमारी लैंड थी लैंड थी हमारे पास, और हमारे पास स्किल थी, तो हमने एग्रीकल्चर को बेस बनाया। तो देखोगे आप कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी हमारी, कि इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसमें कैसे काम करेंगे। सेकंड पे हम इंडस्ट्री को लेके आए थे, हमें पता था कि विदाउट इंडस्ट्री हम नहीं चल सकते। देखो, हम वीडियोस देखते हैं ना, आप सब यूट्यूब देखते होंगे, रील्स आजकल बड़ा ट्रेंड है ना, लग गए तो वो लगे ही रह जाओगे, 1 घंटा कहाँ खा गया फोन पता नहीं लगेगा।
तो उसमें क्या देखते होगे कि जापान जो है ना, ऐसी तो ना, जापान देखो 2050 में जी रहा है ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। हम 5G अभी लेके आए हैं अपने यहाँ पे रिसेंट में, कुछ टाइम पहले, और वहाँ पे बहुत टाइम पहले ओल्ड हो गई है टेक्नोलॉजी। ठीक, यहाँ पे 5G पे भी मैंने आपको बताया था, पिटीशन फाइल की थी जूही चावला ने, जुर्माना लगा उनको। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि 5G लॉन्च नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे बर्ड्स के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि देखो पता है फ़ोन से रेज निकलती है ना, तो वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आप पैरेलल में काम करिए ना, बट अगर हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ऐसे पीछे छोड़ देंगे तो हम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए ना बात आप? तो ग्रेजुअली होता है। तो अब जो इस पार्ट में हमने 9 पार्ट में जो बात की थी, वो हमने अपनी लोकल गवर्नमेंट पे बात की थी, रूट पे बात की थी, पंचायत पे बात की थी जिन्होंने गांव को स्ट्रॉन्ग किया, म्यूनिसिपैलिटी पे बात की जिन्होंने महानगर को स्ट्रॉन्ग किया। अब हमारे गांव और महानगर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, है ना। अब क्या काम करना है? अब हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है हम उनके बारे में बात करेंगे। सहकारी समिति यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई समितियां। ठीक, लोगों के द्वारा। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। दूध पीते हो? अमूल, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है कुछ लोग आए, प्रॉफिट के लिए इकट्ठा हुए, ठीक, कि भाई हम एक बिजनेस शुरू करते हैं और हम इसमें क्या करेंगे कि प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, इसमें शोषण नहीं होता, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, है ना। अब अमूल कंपनी क्या करती है कि सीधा गांव में जाती है ना, और जो भी वहाँ पे मिल्क सेलर होते हैं उनसे दूध लेती है, अपनी फर्म में लेके आती है, फिर उसको प्रोसेस से निकालती है और वो करती है। मान लीजिए आपको अमूल का जो दूध है वो 70 रुपये केजी मिल रहा है ना, 70 रुपये केजी मिल रहा है। तो 70 रुपये केजी में अगर ये अमूल कंपनी नहीं होती और ऐसी नॉर्मली होलसेलर पे आता, फिर रिटेलर पे आता, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको होलसेलर के पास लेके जाओगे वो अपना मार्जिन जोड़ देगा, होलसेलर से रिटेलर के पास लेके जाओगे वो अपना मार्जिन जोड़ देगा, रिटेलर से फिर शॉपकीपर के जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनके पास जाएगा, फिर वो अपना मार्जिन जोड़ देगा, फिर आएगा हम लोगों के पास कस्टमर के। तो सबने अपना अपना मार्जिन जोड़ा, तो एट जो प्रोडक्ट मान लो मुझे 20 रुपए में मिल सकता था, वो प्रोडक्ट मेरे पास आते आते 30 रुपए का हो गया। इट मीन्स जितना ज़्यादा मिडल मैन होंगे उतना ज़्यादा ही वो एक्सपेंसिव चीज़ हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यही है कि हम ना मिडल मैन ख़त्म कर देते हैं। कंपनी क्या करती है, गांव जाती है, दूध उठाती है लोगों से और वहीं से अपनी कंपनी में, फर्म में उसको प्रोसेस से निकाल के क्या कर देती है, हम तक पहुंचा देती है पैकेट में बंद कर करके। ठीक, तो इसमें जो 70 रुपए में है ना, तो जो जहां से दूध ले रहे हैं ना हम, उनको कम से भी कम 50+ रुपीज का कंट्रीब्यूशन उनके पास जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा पैसा उनको मिल गया। तो हम कहाँ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, अमूल में या होलसेलर को? होलसेलर क्या आएगा, 30 रुपए किलो खरीदूंगा, ऐसी होता है? होता है नहीं होता? आप डेयरी में दूध देखो, ले जाके डेयरी से दूध लेने जाइए आप, तो डेयरी से अगर आप दूध लेगो तो 70 रुपये, 75 रुपये, 65, देखो मैंने ये 70 रुपये ले लिया है, वैसे इतना महंगा दूध है नहीं, 68 रुपीज़, 65 रुपीज़ या 53 रुपीज़ ऐसे वेरी करता है। और आप डेयरी पे दूध लेने जाओगे 80 रुपये किलो, फुल क्रीम दूध 85 रुपये किलो, ऐसे दूध मिलता है। फर्क पड़ गया? तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या करना, बिचौलियों को खत्म करना है और कुछ लोगों को मिलके क्या करना है, बिजनेस करना है। इसमें मिनिमम लोग बच्चे 10 हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बेस बता रही हूँ, अभी हम आगे चलेंगे। सर ने पूरी लक्ष्मीकांत खोल दिया, आज लक्ष्मीकांत को ही पढ़ेंगे, ठीक। इसमें मिनिमम 10 बंदे होने चाहिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, ठीक। अब जैसे इसमें बैंकिंग सेक्टर हो गया, अब बैंक हम थोड़ी ना चला लेंगे, तो जहां पे भी बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा या जिससे हमारी सोसाइटी इफेक्ट होगी, उसमें कौन इंक्लूड हो जाएगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी और यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? तो ये जो भी टर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारी ऐसे नहीं है कि हमने अभी इसको अपनाया, बहुत पहले से चलती आ रही थी।
लोगों ने अपने फायदे के लिए कि भाई हम क्या करें, बिचौलियों को खत्म करेंगे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मार्जिन नहीं हो पा रहा है इतना, हम मिलके बिजनेस करते हैं, तो लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटीज बनाई थी। ठीक, अब हमने क्या किया है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया इसको। पहले ये क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था नहीं, ठीक है, ये था नहीं, तो अब हमने इसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 97 अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में, यानी कि 2011 से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक, अब जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आएगा। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब हर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, कोई चीज़ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, प्लस होगी, माइनस होगी। इसमें क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, माइनस तो कुछ किया ही नहीं, प्लस ही किया है। प्लस क्या किया है, आर्टिकल 19 याद है आपको, आर्टिकल 19 याद है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है आर्टिकल 19, बताओ मुझे, आर्टिकल 19 क्या होता है? आर्टिकल 19 क्या होता है, क्या है आर्टिकल 19? भाई ये काम मत करो, तुम्हें आर्टिकल 19 नहीं पता। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 है। तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे क्लॉज हैं, बट मैं आपको आर्टिकल 19 पूछ रही हूँ कि वो है क्या। अंकुर क्या हुआ, क्यों? देखो बच्चों, आगे दौड़ पीछे छोड़ मत करो। ठीक, मैंने बोला कि हमारा 80% जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं बस, जो हमें पढ़ने हैं, फिर रिपीट हो जाएगा बाद में नेक्स्ट क्लास में, या जब भी पॉलिटी वापस से स्टार्ट होगी। तो आप ये चीज समझिए कि अगर आप पीछे की चीजों को छोड़ेंगे, मैंने क्या कहा था, हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। आर्टिकल 19 हमारा है टू द राइट टू फ्रीडम, कौन सी, ऑफ स्पीच एंड, बोलने की स्वतंत्रता ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, अब उसमें ये है हमारा बोलने की और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यही है। अब इसमें हमने क्या किया है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में क्लोज 1 था, उसमें सब क्लोज सी जोड़ा। ठीक, आर्टिकल 19 में क्लोज 1 में सब क्लोज सी जोड़ा, किसके द्वारा, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि सिटीजन हैव टू राइट, ठीक, सिटीजन हैव टू राइट टू फ्रीडम टू फ्रॉम ए एसोसिएशन। ठीक, कोई भी एसोसिएशन बनाने का राइट्स है आपके पास, और वो कौन सा राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। यानी कि अगर आप अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हो, कोई सोसाइटी बनाना चाहते हो ना, तो आप बना सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक, फंडामेंटल राइट्स में इसको हमने डाल दिया। और हमने क्या किया, इसको डीपीएसपी याद है, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक, डीपीएसपी, डीपीएसपी में सोसाइटी यानी कि सोशलिस्ट में हमने आर्टिकल 43B को जोड़ दिया। 43 पहले ही था, 43B को हमने जोड़ दिया। इसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है ना, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि फंडामेंटल राइट हमारे क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, और डीपीएसपी हमारे नॉन जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल का मतलब समझते हैं कि अगर उनका वायलेशन होगा तो वो क्या होगा, कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस। और यहाँ पे कोई भी पनिशेबल ऑफेंस है नहीं, क्योंकि इसका जुडिकल रिव्यू हम नहीं करा सकते। तो हमने इसमें भी डाला, इसमें भी डाला। और हमने क्या किया, पार्ट 11B जो भी मैंने ऊपर लिखा, सॉरी 9B, ठीक है, इसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया। और आर्टिकल कहाँ से ले लिए हमने, आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT तक। ठीक है, ZG तक हमारे पंचायत के थे ना, उसके बाद हमारे कहाँ से शुरू हो गए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी शुरू होगी। अब ये समझ गए। अब ये हमने बता दिया भाई कि क्या था, कैसे बनी।
कैसे अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रोविजंस पे। पता लग गया कौन सा पार्ट है। इसके प्रोविजंस पे हम आते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, जब भी कभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर उसका स्टेटस है, तो आपको बाय लॉ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो तो सिंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। और आपका बिजनेस जो आप चाहते हो कि बहुत सारे स्टेट में हो गए, तो क्या हो जाएगा वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक, तो इसमें हमें इनकॉर्पोरेशन, उसका रेगुलेशन करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सब कुछ करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सब कुछ कराना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें हम अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कितने लोग होंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब हम बातें करेंगे अब इसमें। तो नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स बोर्ड बैरियर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो अमूल कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो खाली 10 लोगों की कंपनी तो है नहीं, इट इज ए बिग ब्रांड, ऑल ओवर इंडिया में है ना। घर घर में अमूल मदर डेयरी, अमूल मदर डेयरी के नाम से अमूल ज्यादा फेमस है, मदर डेयरी भी फेमस है, उसकी पैरेलल कॉम्पिटिटिव कंपनी है ना। बट ज्यादातर अमूल लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ है, टंग पे चढ़ा हुआ है। तो अमूल जो कंपनी है वो खाली छोटी मोटी कंपनी नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट अब ये क्या होगी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से रजिस्टर्ड कराया, और इस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि इसका टर्नओवर भी अब लाखों में करोड़ों में होगा, हजारों में तो होगा नहीं। अब लाखों करोड़ों के टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए होंगे, है ना। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सुना है आपने, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, यानी कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। देख, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 21 मेंबर्स आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 21 मेंबर आप इसमें रख सकते हो। ठीक, 21 मेंबर्स होंगे, ये बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं सारे। अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में ये नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स बन के बैठ गए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। कौन कौन सी पोस्ट होगी, जैसे कंपनी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का, ठीक है, उसके बाद आपका चेयरपर्सन आ जाता है, उसके बाद सेक्रेटरी आ जाता है, उसके बाद ट्रेजरर आ जाता है जो पैसे वगैरह का लेन देन करता है। ठीक, बहुत सारी पोस्ट होती है, सीईओ होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें मिला के क्या हो गया, ये 21 हमारे जो होंगे मेंबर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें हम और क्या करेंगे, इसमें हमें क्या है कि हम ना 2 मेंबर अलग से रख सकते हैं। ठीक, 2 मेंबर हम अलग से रख सकते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू होंगे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। जो 21 मेंबर चुने जाएंगे वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे, बट ये जो मेंबर होंगे ये अपॉइंटेड होते हैं, और ज्यादातर ये फाइनेंस और मैनेजमेंट सेक्टर के बंदे लिए जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट फाइनेंस सेक्टर के बंदे लिए जाते हैं, क्योंकि देखो फाइनेंस मैटर बहुत बड़ा होता है। किसी कंपनी का मैनेजमेंट और फाइनेंस अगर दोनों बढ़िया हो तो उस कंपनी को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज्यादातर इन्हीं 2 सेक्टर से ये 2 परफेक्शनिस्ट बंदे लिए जाते हैं, जिनको इनकी बियॉन्ड नॉलेज होती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब क्या करेंगे, जब भी कभी वोटिंग होगी, किसी भी चीज को पास कराने के लिए कुछ भी वोटिंग होगी, तो सिर्फ ये बंदे वोटिंग करेंगे, इन बंदों को वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्टेड बंदे नहीं है, ये अपॉइंटेड बंदे। समझ में आ गई बात आपको। चलो ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया है सारा, यही सब चीजें हैं। देखो, फील्ड है, बैंकिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है। यही जो स्पेशल जो मैंने 2 बंदे बताए आपको, बैंकिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस वाले ही बंदे ज्यादातर लिए जाते हैं, है ना। आप देखते होंगे, अपने घरों से ही देख लीजिए, अगर आपके घर का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है ना, मम्मी पापा अच्छा कमा रहे हैं, और मैनेजमेंट है ना, यानी कि उस पैसे को किस वे में खर्च करना है, अच्छे से खर्च करना है, तो क्या आपकी फैमिली का स्टेटस अच्छा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्या ऐसा पापा ने 1 लाख कमाए और मतलब आप लोगों ने क्या किया, वो क्या आता है पबजी वगैरह या क्या किया, सट्टा खेल दिया, मान लो 90,000 का है, 90,000 का सट्टे में, जुए में हार गए पैसे, तो क्या कंपनी जो, क्या आपकी फैमिली का स्टेटस अप रहेगा। और आपका ये हर महीने का काम है, अब की बार सट्टा खेल दिया,
हैं, अब की बार कुछ और कर दिया, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज आप करते हो हैं। उस पैसे का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है कि किस वे में पैसा खर्च होना है। या आपके पापा ने क्या किया कि भाई आपको क्या कर दिया, पूरी छूट दे रखी है, 3 बच्चे पूरी छूट दे दी, 30-30 हजार रुपए दे दिए, 10,000 अपने लिए रखे, भाई जो करना है करो। तो क्या कभी फैमिली ग्रोथ करेगी? नहीं करेगी। इसलिए मैनेजमेंट और पैसा दोनों का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करना जरूरी होता है। समझ में आ गया? इलेक्शंस आप समझिए, इलेक्शंस मैंने अभी बताए थे कि 21 मेंबर्स होंगे, इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे। अब इलेक्शन कौन कराएगा? ये तो कब एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कौन कराता है? जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो एक बॉडी अपॉइंट करता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर एक अपॉइंट करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे वो डाल देगा और वही ऑर्गेनाइजेशन इनके इलेक्शन को कराएगा। समझ में आ गई? वही आपको वोटिंग की काउंटिंग, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम, मतलब कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं बंदे, देखा होगा ना आपने, फिल्मों में भी देखते हो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो रही है जी, अब उसमें वर्कर्स का भी एक लीडर्स होता है, फिर वो आके बताएगा कि हमारे इतने वर्कर्स मतलब कि पॉजिटिव वे में है, इतने हम नेगेटिव वे में है, बताता है ना। तो वही वोटिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक। तो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, क्योंकि अब ये कोई 100-200 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों अरबों का मामला, बिलियन ट्रिलियंस में इनका टर्नओवर होता है। समझ में आ गया? अब सुपर सेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, ठीक। देखो, सुपर सेशन और सस्पेंशन यानी कि या तो बिल्कुल खत्म कर दिया या सस्पेंड कर दिया, ठीक। तो अंतरिम तो बनाना पड़ेगा, आपको भी पता है ना। अंतरिम बजट सुना था, बताया था मैंने जब बजट के बारे में बात की थी, तो जब मैंने बताया था कि इस साल जो निर्मल सीतारमण ने जो बजट पेश किया था फैब 2024 में जो बजट पेश किया था वो फाइनल बजट नहीं था, वो अंतरिम बजट था। क्यों अंतरिम बजट था? क्योंकि क्या यूनियन इलेक्शन होने वाले थे, लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे, ठीक। और जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस साल बजट जो है वो अंतरिम ही आता है, क्योंकि बजट में आप कोई भी लुभावनी योजना नहीं दे सकते हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, है ना। आप तो लोगों को भड़काने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने दुनिया भर की योजनाएं ला दी, नहीं कर सकते। उस बजट का इम्प्लीमेंट कब होगा? जब इलेक्शन आज हो जाएंगे और सरकार बन जाएगी, उसके बाद वो बजट दोबारा से पेश होता है। तो ऐसे मान लो अगर ये सस्पेंड हो गए, सस्पेंशन हो गया है, सुपर सेशन हो गया, तब क्या करेंगे? अंतरिम लेके आएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ता है? अभी मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, है ना। एक क्या था? सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, मेरी सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी, ठीक है, वो मान लीजिए सस्पेंड हो गई है, तो उसके लिए हमें 1 ईयर का टाइम हमारे पास होता है कि उसमें हम क्या करेंगे। 1 ईयर है बेटा खाली है, 1 ईयर में आपको वो दोबारा से पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक। और अगर वही क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको ये हो गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको 6 मंथ ही लेने पड़ेंगे बस। 6 मंथ में के अंदर ही अंदर आपको वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोबारा से अपॉइंट इलेक्टेड कराना पड़ेगा। समझ में आई? क्यों होते हैं सस्पेंड ये? क्यों होते हैं? बहुत सारे कारण है सस्पेंड होने के इनके। अच्छा, कोई भी चीज बन रही है, चल रही है और वो खत्म हो रही है, तो क्यों होगी? उसने कुछ गलत किया होगा ना, तभी तो होगी ना। तो सस्पेंड कई कारण से होती है, अपना काम पूरा नहीं किया, है ना, बायस मैनर में काम किया, लापरवाही से उन्होंने काम किया, ठीक है, या जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रूल बना रखे थे, ठीक है, उस रूल को फॉलो नहीं किया, पैसे में घपला कर दिया, ठीक है। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं सस्पेंशन के। समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। अब इसके अकाउंट की ऑडिट कौन करेगा? अकाउंट की ऑडिट, अकाउंट की ऑडिट का मतलब समझते हैं? आपने अमूल फर्म बना ली,
अब उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हमने मार्केटिंग पे लगाया। देखो हमने खाली किसानों से दूध ले लिया है ना, दूध लेके हमने उसको अपनी कंपनी में प्रोसेस से करा और मार्केट में भेज दिया। और अगर हमने अपनी मार्केटिंग नहीं की तो क्या लोग अमूल को जान पाएंगे? हैं? अमूल को जान पाएंगे? अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं फेयर एंड लवली लगाने से क्या होते हैं, गोरे हो जाते हैं, है ना, ऐड ऐसे दिखाते हैं, फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। और उसमें फिर बहुत सारे जो होते हैं कि जो बोलते हैं कि इसमें पता नहीं किस किस की चर्बी मिली होती है। हाँ, सुअर की ना, बताओ, सुअर की चर्बी लगाने से गोरा होता है इंसान है? तो आदमी जो भाई वेजिटेरियन है वो तो हाथ ना लगाए क्रीमों को फिर, है? समझ में आई? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 95% कॉस्मेटिक्स में अल्कोहल यूज होता है, शराब, और हम कहते हैं हम शराब नहीं पीते, है ना। और जो भी अगर विदाउट वाइन अगर कोई भी कॉस्मेटिक्स बन रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक, एक काजल तुम्हें 10 रुपए का भी मिल जाता है मार्केट में, 15 का भी मिल जाता है, 20 का भी मिल जाता है। एक काजल आपको 700 रुपए का मिलेगा, और वो भी जरा सी पेंसिल की सुरमा टूट गया तो 700 गए। फर्क नहीं है चीज में। तो जो कम उसमें बनी है, कम मार्जिन में, कम रेट में बनी है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो पूरा ऑर्गेनिक वे में, प्योरिटी वे में बनती है चीजें, वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक, समझ में आई? तो ऑडिट करनी है भाई अकाउंट की कि कितना पैसा हमने मार्केटिंग में लगाया, कितना पैसा मार्केटिंग में लगाया तो हमें इतना बिजनेस हुआ, है ना। लोगों ने हमें इतने का दूध बेचा, उस दूध को हमने अपनी कंपनी में प्रोसेस करके मार्केट में इतने रुपए का बेचा तो हमें कितना फायदा हुआ। तो ऑडिट होती है। ऑडिट के लिए इनके क्या होते हैं, ऑडिटर इनके खुद के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको ऑडिट करते हैं पूरी, और ये साल में एक बार तो होगी। और साल में कब होती है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमारा 31 मार्च को, पता है सबको? 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो इसके 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, मतलब आफ्टर 6 मंथ लिखते हैं, बट 6 महीने के अंदर अंदर इस टाइम पीरियड्स में इनको अपनी ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, इनको अपनी ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, ऑडिट करनी पड़ेगी। और देखो इसमें क्या होगा, जर्नल मीटिंग, एक एनुअल जर्नल मीटिंग करनी है इनको अपनी। ठीक, तो मीटिंग करने के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एक जर्नल बॉडी मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक, उस मीटिंग में 21 मेंबर, याद है आपको अभी पीछे हमने बताए थे, और प्लस में 2 मेंबर, इनको सभी को शामिल होना जरूरी होता है, बट कोई इमरजेंसी ना हो। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर? उसके बाद क्या है, राइट ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन। अब मेंबर का मतलब ये नहीं है कि वर्कर को भी ये बताया जाएगा उस कंपनी के कि हमने इतने की मार्केटिंग की, नहीं। ये जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे, इनके पास पूरा राइट्स होता है हर तरीके की इंफॉर्मेशन को पाने का। ठीक है भाई, मुझे पता होना चाहिए मार्केटिंग में पैसा कितना लगाया। अकाउंटेंट को बुला के पूछेंगे, ऑडिटर को बुला के पूछ सकते हैं कि बताइए कि जी हमने पूरी साल में कितना पैसा इधर से उधर किया। समझ में आ गई बात आपको? तो ये राइट्स होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, रिटर्न्स, ये रिटर्न्स कौन से हैं? टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स वाले रिटर्न्स हैं ये आपको भरना पड़ेगा। टैक्स से तो कोई भी नहीं बच पाया ना, टैक्स तो भरना पड़ेगा, टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा, प्लान फॉर सरप्लस, यानी कि देखो टैक्स की कैलकुलेशन ना इन सब के बाद होती है। टैक्स किस पे दिया जाता है? जो आपकी नेट इनकम होती है उस पे टैक्स दिया जाता है ना। टैक्स हम अपने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत इसके? हाँ, क्या? देखो जब हमें पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है?
किसी भी कंपनी से पैसा मिलता है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। आप मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आप किसी लिमिटेड फर्म में एम्प्लॉय हो, या आप किसी भी प्राइवेट फर्म में एम्प्लॉय हो ठीक ठाक सी कंपनी में, तो वो क्या बोलते हैं कि जी 15,000 रुपये क्या होगा आपकी तनख्वाह है, बट आपको इन हैंड 12 आएंगे। 3,000 रुपये आपके पीएफ टीएफ जो भी है उसमें कटेंगे, आपका भाई मेडिक्लेम है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब चीज़ें। तो अब आप समझ रहे हो। तो मान लीजिए अगर यही 50,000 सैलरी है या 1 लाख सैलरी है, 15,000 वाला तो टैक्स पेयर ही नहीं है, 1 लाख सैलरी है उसकी, इन हैंड आ रही है, तो ग्रोस उसकी कितनी होगी देखते होंगे ना। जब भी किसी की भी सैलरी स्लिप आप लगा के देख लीजिएगा, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लिखिएगा कि नेट इतना आ रहा है हाथ में 1 लाख रुपए, तो जिसका 1 लाख आ रहा है तो 12 लाख रुपए पर ईयर आमदनी होगी, तो इसमें टैक्स के लिए वो एलिजिबल है, देगा। तो वो किस पे देगा, वो 1 लाख पे टैक्स देगा, वो उस पर टैक्स नहीं देगा जो गवर्नमेंट ने उसको पीएफ काट लिया है, वो काट लिया। पीएफ कब मिलता है, पीएफ ग्रेजुएटी कब मिलती है, जब वो रिटायर होता है। और बहुत सी कंपनी में पेंशन भी थी, पेंशन तो अब ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब ऑफेंस एंड पेनल्टीज, भाई अगर तुम रिटर्न्स टाइम पे नहीं फुलफिल करोगे, या जो जो तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल के अकॉर्डिंग बना रखे आप उसको फॉलो नहीं करोगे, हैं, तो क्या होगा, आपको दंड नहीं मिलना चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, आपको अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको सजा भी दी जा सकती है। कोई भी एमपी, ये बहुत सारे कारण कॉजेस दिए गए हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह वो भी दी जा सकती है। अभी ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये वाला टॉपिक, ये एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट का मतलब यूनियन लेवल पे आ गया, ये बताया था मैंने आपको। मल्टी स्टेट, जहाँ पे मल्टी स्टेट होगा 6 मंथ के अंदर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और जहाँ पे एक सिंगल स्टेट है तो 1 साल। अभी यहाँ पे देखो, सिंगल स्टेट है तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करना होगा, वही रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। कोई भी अगर आप 10 बंदों की कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं होती लॉ के अंडर जाने की, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन नहीं कराएगा वहाँ पे। बट जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, जिसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, या तो स्टेट एक्ट बोल सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट बोल सकते हो। उसके अंदर जाके आपको 1 ईयर के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। और अगर आप क्या हो, मल्टी हो गया, मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन हो गया, यानी कि हर स्टेट में जैसे अमूल है, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, सेंट्रल एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया, स्टेट के लिए स्टेट और सेंटर के लिए सेंटर या पार्लियामेंट। समझ में आया, क्लियर है। एप्लीकेशन टू यूटीज, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे स्टेट के लिए हैं वही यूटीज के लिए होंगे, बट कंडीशन ये है कि यूटीज में हमेशा जो प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे, यूटी में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि किसी को भी किसी भी लॉ को वहाँ पे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे हमने किस में पढ़ा था, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में, सब में पढ़ा था, यूटीज के लिए प्रोविजन करना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। यूनियन टेरिटरी जब हम पढ़ रहे थे उसमें तो जैसे पौंडीचेरी वगैरह, अंडमान निकोबार, उसमें तो सीधा प्रेसिडेंट को पावर दी गई है आर्टिकल के अंदर कि आप पीस के लिए, वहाँ पे क्या करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी लॉ वहाँ पे लागू करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी है कि जो भी स्टेट के लिए लॉ लागू हो रहे हैं, बन रहे हैं, वही आपके यूटी के लिए लगेंगे। बट अगर प्रेसिडेंट को कोई भी चीज़ फील हो रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या ये और ज़्यादा होना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। समझ में आई, ठीक ठीक। अभी इसमें और क्या चीज़ें हैं कि कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, मैंने आपको बताया कि 2011 से पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, बट हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया, 2011 में। और ये लागू कब हुआ था, 15 Feb 2012 में। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब भी कभी क्या होता है, कोई भी बिल जो बनता है वो एक्ट भी बन जाएगा, बट वो इम्प्लीमेंट हमेशा बाद में ही होता है, 7-8 महीने बाद,
जैसे मान लो फरवरी में कोई चीज एक्ट बन गई है ना, बजट सेशन शुरू हुआ और फटाफट फटाफट काम हो गया, बिना लड़े झगड़े काम हो गया, और वो बिल एक्ट बन गया फरवरी में, तो हो सकता है कि उसी साल वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास पूरे 10 महीने पड़े हैं। बट कोई बिल एक्ट बना आपका विंटर सेशन में, तो एकदम से तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते ना, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी हमें क्या पेपर वर्क करना होता है, प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल्स होती है। तो ये हमारा कब लागू हुआ था, ये हमारा लागू हुआ था कब बताया मैंने भी आपको, ठीक, 15 Feb ठीक 2012 को ये हमने इम्प्लीमेंट करा दिया। अब क्या बोला गया कि देखो अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया, नए रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है भाई, ये अभी जो आर्टिकल्स हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक। अब उसमें ये बोला गया कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ से 2011 से पहले स्टैब्लिश है, तो वो भी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने बना के चली रही होंगी, ऐसे तो नहीं है कि बिना रूल रेगुलेशन के चलेंगी। तो रूल रेगुलेशन के तहत जो भी सोसाइटी चले, उन्होंने बोला ठीक है तुम चलाते रहिए कोई बात नहीं, बट इसके एक साल बाद यानी कि 14 Feb 2013, यानी कि अब तक 1 साल तक तो आप कर सकते हो, उसके बाद उसमें चेंज करो, उसको ऐड करो, या अगर आपने फालतू कुछ ले रखा है उसको डिक्रीज करो, नहीं कर रखा है तो इंक्रीज करो, चेंज करना है थोड़ा बहुत तो उसको अमेंड करो, ठीक। यानी कि उसको अपने हिसाब से नहीं चलाना है, अब आपको किसके हिसाब से चलाना है, जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो रूल रेगुलेशन दिए गए उसके अकॉर्डिंग अब अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको रेगुलेट कराना है। समझ में आ गई, 1 साल का टाइम दिया गया इनको कराने के लिए, ठीक है। रीजन फॉर 1997 अमेंडमेंट वही था, क्यों लेके आए, क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि लोगों का ना शोषण होना शुरू हो गया था, लोगों के पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, ठीक, लोगों के पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को शेयर देना बंद कर दिया। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर हर कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना दिया जाए, छोटे से छोटे को, तो पता है वो कंपनी एकदम बूम करती है। क्यों करती है बताओ, क्योंकि हर इंसान प्रॉफिट के लिए काम करता है नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पे लगा लीजिए, जैसे मार्केटिंग में जो लड़के होते हैं, जो इंस्टीट्यूट में आप देखते होंगे जब इंक्वायरी लेने जाते तो लिटरली खींच खींच के अंदर लेके जाते हैं एक दिन तो मेरे को ही लेके जा रहा कि नहीं मैम आप बस एक बार जाके इंक्वायरी करा लीजिए, अरे भाई मेरे को जाना होगा, जेन्युइन सबका दिमाग काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे है, वहाँ पे क्या है कि उनको बोला गया कि एक इंक्वायरी पे आपको कोई इंस्टीट्यूट 50 कोई 100 इस तरीके से कर देते हैं कमीशन की, बस सिर्फ इंक्वायरी ला दो, ठीक। मैंने बोला भाई जिस इंस्टीट्यूट में लेके जा रहा है ना उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ मैं, बता चलो कितने नहीं, ठीक। समझ में आई बात आपको। तो क्या करते प्रॉफिट के लिए, अगर उस बंदे को ये बोला जाए ठीक कि आप ना, एक इंस्टीट्यूट ने तो उसको ये दिया कि आप इंक्वायरी लेके आओ 100 रुपए ले जाओ, ठीक, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझा रही हूँ है ना, और एक बोलता है कि तुम एडमिशन कराओ ठीक, और 5% ले जाओ, तो किसके लिए ज्यादा लाइव उससे काम करेगा, वो 5% वाले पे करेगा, 100 रुपए वाले पे काम करेगा, 5% वाले पे। जहां पे परसेंटेज की बात आ जाती है, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, बंदा वहीं पे दिमाग ज्यादा लगाएगा, काम तो वो 100 वाला भी करेगा जो आसानी से मिल गया, ठीक है, बट उसके लिए वो फोर्सफुली काम नहीं करेगा, फोर्सफुली काम वो 5% के लिए करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बना देते कि 1% के शेयर होल्डर हो आप, हर एम्प्लॉय मेरा 1% का शेयर होल्डर है या 1% से कम का भी शेयर होल्डर है, तो वो जी जान लगा देता है उस कंपनी को ऊपर उठाने में। समझ में आई बात, ये होता है, ठीक। तो यही सब चीजें थी, यही कॉजेज थे कि हम 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके आए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या होनी चाहिए,
हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जा रहे हैं 21 के, आपको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक, आपको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आप सिंगल स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर से काम कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, एक बॉडी को अपॉइंट करेगा, फिर वो बॉडी आपका इलेक्शन कराएगी, फिर 21 बंदे आपको चुनने पड़ेंगे, फिर 2 बंदे आप अलग से लेके आ सकते हो, फिर वही आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। सारे सिनेरियो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, यही सब बातें इसमें दी हुई है, ठीक, वैलिडिटी वही है। अच्छा सुनिए, ये आपके क्या है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक। इसमें ना एक केस हुआ था बच्चों, वो पेपर ही उड़ा हुआ है, ठीक, एक केस हुआ था कौन सा केस था वो सॉरी, राजेंद्र शाह केस था, ठीक, राजेंद्र शाह, राजेंद्र नाम का कोई था आदमी, इसने पिटीशन फाइल करी गुजरात हाई कोर्ट में 2013 में। 11 में अमेंडमेंट हुआ, 12 में लागू हुआ, 13 में पिटीशन फाइल गुजरात हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा जी कि फंडामेंटल राइट्स में आपने डाल दिया है ये सब चीजें, बट ये ना क्लैरिफाई नहीं है, ये क्या है, क्लैरिफाई नहीं है। तो इस पे बहस हुई, हाई कोर्ट में इस चीज को बताया गया कि हाँ भाई ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने इसको ना पार्शियली क्या कर दिया, खत्म किया, पार्शियली, पूरा नहीं, ठीक है, पार्शियली इसको क्या कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। तो अब क्या हुआ, पार्शियली खत्म करने के बाद पार्शियली स्ट्रक डाउन इसको कर दिया, फिर उस फैसले को चुनौती दी गई आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आपका कब, 2021 में, अभी 4 साल पहले। तो उन्होंने भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, ठीक है, यानी कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो, बना सकते हो, ठीक है, बट उसमें बहुत सारे लूप पोल्स भी हैं। अब वो जो लूप पोल्स हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, पार्शियली उसको क्या किया है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। पार्शियली है, पूरा नहीं है। पार्शियली का मतलब होता है जैसे मान लो पूरा का पूरा ये है, तो इसका कुछ पार्शियली इसको बता दिया कि ये नहीं है, ये है, ठीक है। अब इस चीज को डिफाइन करेंगे कैसे, मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे केस आते रहते हैं वैसे वैसे उस चीज को डिफाइन कर दिया जाता है ना, क्योंकि कोई भी चीज का कोई भी मैटर ना कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जुडिकल अथॉरिटी लेके नहीं बैठती है कि उस पर पूरी रिसर्च बैठा देगी। समझ में आ गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ गए, क्यों आई समझ गए, यानी कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए लेके आए हम इसको, ठीक। और अगर हमें इसको बैंकिंग लेवल पे लेके जाना, जैसे बैंक होते हैं ना, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, बताओ, इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है। हर चीज बुक में नहीं होती है ना, बहुत तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर जहाँ पे आपको सीड्स बहुत कम दाम में मिलते हैं, आती है, जो बच्चे खेती करते होंगे, जिसके मम्मी पापा खेती करते होंगे, गांव में रहते होंगे, पता होगा, ठीक। सोसाइटी बोलते कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको फर्टिलाइजेशन बहुत सस्ता मिल जाता है वहां से और अच्छा मिलता है, ठीक। उसके बाद आपकी क्या होगी, कंज्यूमर कॉरपोरेशन सोसाइटी होती है। उसके बाद आपकी क्रेडिट सोसाइटी होती है, ये लेते हो ना तुम, गोल्ड लोन लेते हो, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको कम ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराती हैं, वो वाली भी सोसाइटी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। तो सबसे बड़ी कौन सी है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ लीजिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पे उसको कम दाम में पैसा मिलेगा, कम दाम में सामान मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सीधा ना, जो जिन बंदों ने सोसाइटी बनाई है वो सीधा जाके कहाँ से, जो उसको बना रहा है, जो प्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है, वहीं से माल ले लिया और लाए और सीधा कस्टमर को बेच दिया। केंद्रीय भंडार देखे ना, जगह जगह लगा होता है केंद्रीय भंडार, केंद्रीय सेंट्रल का नाम आ गया ना, केंद्रीय भंडार। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप देखते होंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें सस्ती भी मिलती हैं,
और बहुत सारी चीजें आपको एमआरपी पे भी मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि विम की साबुन लेने चले गए बर्तन साफ करने की कि जी हम तो केंद्रीय भंडार में आए हैं 10 रुपए की है तो क्या यहाँ पे 5 की मिलेगी। देखो मार्जिन के ऊपर बात होती है। जैसे राइस है, वहां पे आपको 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो आसानी से मिल जाएगा। जो आपकी पल्सेस है, दाल है, जो 120 रुपए किलो के 80 रुपए 90 रुपए में मिल जाती, इतना मार्जिन। अब एक मिडिल क्लास फैमिली को कोई चीज 120 रुपए में मिल रही है और उसके डेली रूटीन की चीज है और वो उसको 70 रुपए या 80 रुपए में वेल गुड क्वालिटी मिल रही है, तो 120 क्यों खर्च करेगा वो। तो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया एट प्रेजेंट क्या है, हमारी केंद्रीय भंडार। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ गए। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि मार्केटिंग नहीं करना चाहते जी, हम उसमें पैसा नहीं लगाना चाहते, अपने सामान को सीधा डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाएंगे। मैंने यहाँ पे घर में कुछ सामान बनाया और लोगों को पहुंचा दिया, समझ में आ गई। इस तरीके की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। मैं आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आपका हम कहाँ तक पहुंच गए हैं बच्चों, पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अगर आप बुक उठा के पढ़ोगे ना तो एम लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर 72 है, समझ में आ गया, 72वां चैप्टर है। और हमने इसको कहाँ पे किया है, चैप्टर ही नहीं है हमें तो पता हमने कितने चैप्टर कर लिए। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, हम अपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। अगर मैं वैसे जाती तो जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तभी मुझे हाई कोर्ट पढ़ा देना था, तभी मुझे सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा देना था, नहीं। बिकॉज हमें एक ना पाथ क्रिएट करना है कि भाई देखो ऊपर से लेके हम चल चुके हैं और अब हम ना ग्रेजुअली नीचे जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोहेरेंसी भी मेंटेन होती है और उसमें क्या होता है कि कोई चीज रिपीटेशन होती है तो वो चीज फिर रिकॉल भी हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको। पार्ट 9 कंप्लीट है। अब मेरी मर्जी है भाई, मेरी मर्जी है कि अब मैं पार्ट 9 तक का टेस्ट कल भी ले सकती हूँ, परसों भी ले सकती हूँ, तरसों भी ले सकती हूँ, कभी भी ले सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। ठीक, चलो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।